नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो अपना मेंस का पेपर चल रहा है उसकी सीरीज में जो मॉक टेस्ट नंबर आपका 5 है उसके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं। आज के इस मॉक टेस्ट का अपना पहला क्वेश्चन था कि जो ब्रेंट सूचकांक होता है, जो ब्रेंट इंडेक्स होता है, उसका संबंध किससे है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ब्रेंट इंडेक्स होता है वो जो कच्चा तेल होता है, जो कौन सा ऑयल होता है आपका, जो क्रूड ऑयल होता है, कौन सा ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसके लिए क्या करता है बताओ, इंटरनेशनल मार्केट में एज ए प्राइस बेंचमार्क के रूप में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, एक्चुअल में इंटरनेशनल मार्केट में है ना, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर हम जो कच्चे तेल है उसकी जो कीमतें निर्धारित करते हैं, उसका जो एक इंडेक्स होता है, उसका जो सूचकांक होता है, उसका नाम होता है आपका क्या, ब्रेंट इंडेक्स। इससे आसानी होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग देशों में जो कच्चे तेल का जो उसकी कीमतें होती है उसके निर्धारण के अंदर। तो हमेशा याद रखना है ब्रेंट इंडेक्स का संबंध किससे होता है, कच्चे तेल की कीमतों को निर्धारित करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर है। क्रूड ऑयल जो प्राइसेस होता है, ठीक है, उसको तय करने के अंदर ब्रेंट इंडेक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। डन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना क्या, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़े हुए हैं। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है जानो। देखो, अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं नेशनल हाईवे, वैसे वैसे एक होता है नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे को अपन डिनोट करते हैं किससे, NW से। तो मैं आपको बता देता हूं, दो चार कुछ फैक्ट है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। जो आपका नेशनल वाटरवे नंबर आपका कौन सा है, 1 है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। और ये याद रखना, NW1 कौन सी नदी के अंदर है, तो दोस्तों ये है आपका गंगा नदी के अंदर। नेशनल वाटरवे संख्या 1 कौन सी नदी के अंदर है, गंगा नदी में। कहां से कहां तक है दोस्तों, तो ये हमारे प्रयागराज से, कहां से दोस्तों, ये मेनली कहां से, ये प्रयागराज से दोस्तों कहां तक है, हल्दिया तक। हल्दिया कहां पड़ता है आपके, हल्दिया पड़ता है वेस्ट बंगाल में। कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर। और प्रयागराज अपन जानते हैं कहां दोस्तों, यूपी में। तो यूपी से लेकर दोस्तों हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो कि गंगा नदी के अंदर है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। और ये भारत का सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय जलमार्ग है, अरे नेशनल हाईवे जैसे सड़क वाला होता है, वैसे वैसे पानी वाला जो मार्ग होता है उसको जलमार्ग बोलेंगे। और भारत का सबसे लंबा जलीय जो जलमार्ग है वो आपका यही है दोस्तों, कौन सा, NW1। कौन सी नदी में, कहां से कहां तक है और लंबाई क्या है, मैंने आपको बता दी दोस्तों। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए जो आपका नेशनल वाटरवे संख्या दोस्तों कौन सी है, 2 है। ये कौन सी नदी के अंदर है, तो ये है दोस्तों आपके ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी नदी के अंदर है दोस्तों, ये है आपके ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। कौन सी नदी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। ठीक है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद दोस्तों ये है कहां पे, तो ये है आपके असम राज्य के अंदर। कहां पर है, असम राज्य में। और असम में कहां से कहां तक, तो असम में एक जगह पड़ती है सदिया से लेकर दोस्तों धुबरी तक या ध्रुमरी तक। सदिया से लेकर धुमरी तक असम के अंदर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर नेशनल वाटरवे संख्या दोस्तों कौन सी है आपकी, 2। नेशनल वाटरवे संख्या दोस्तों कौन सी है आपकी, 2। ठीक है, आप परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं जो आपका NW3 है दोस्तों, कौन सा, नेशनल वाटरवे संख्या दोस्तों आपका जो 3 है, ये आपको मिलेगा दोस्तों केरल के अंदर। ये जो आप इंडिया का ऐसे मैप देखते हो तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इधर वाला पश्चिमी तटीय मैदान है, केरल के अंदर दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है दोस्तों आपकी, 3। वो भी केरल में भी कहां से कहां तक अगर आपसे पूछा जाए तो ये है दोस्तों कोल्लम से लेके कोट्टापुरम तक। कहां से, कोल्लम से लेकर दोस्तों कोट्टापुरम तक। कौन से राज्य के अंदर है, केरल के अंदर, इधर पश्चिमी तटीय मैदान पर है ये नेशनल वाटरवे संख्या दोस्तों कौन से आपकी, 3। और जबकि नेशनल वाटरवे संख्या जो दोस्तों आपकी क्या है, 5 है, वो कहां से कहां तक है, तो वो दोस्तों थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा में। ये जो ब्राह्मणी नदी है और दोस्तों जो महानदी है, इनके बीच में यहां पर है ये पूर्वी तटीय मैदान पर, ये है आपका NW दोस्तों कौन सा, 5। तो NW5 कहां पर है, पूर्वी तटीय मैदान पर, पूर्वी तटीय मैदान, इंग्लिश में बोलूं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर। कौन सी नदी के डेल्टा के बीच में, तो ये है आपकी ब्राह्मणी नदी। कौन सी, ब्राह्मणी नदी एंड महानदी का जो डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा मतलब जब समुद्र में नदी मिलने वाली होती है तो जो इस तरीके से क्या होती है, फैल जाती है, और उसके बीच में जो जमीन वाले हिस्से होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो ब्राह्मणी नदी और महानदी का जो दोस्तों कौन सा इलाका है, डेल्टा वाला इलाका है। यहां पर खास करके उड़ीसा और थोड़ा बहुत अगर मैं बोलूं तो आपका वेस्ट बंगाल,
इस इलाके के अंदर जो राष्ट्रीय जलमार्ग है दोस्तों वो है आपका NW कौन सा 5, कौन सा दोस्तों NW 5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि भारत का कौन सा वो नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग है जो महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा के बीच में है और पूर्वी तटीय मैदान पर है। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका कौन सा नेशनल वाटरवे संख्या 5। मैंने बाकी वालों को भी बता दिया, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा याद रखना। और NW1 कुछ ज्यादा ही खास है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, लॉन्गेस्ट वाटरवे है आपका कौन सा NW1। कौन सी नदी के अंदर है, गंगा नदी के अंदर है। आओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बताओ हमारी प्रकृति में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा माना जाता है। देखो दोस्तों जिन दो चीजों के बीच में फोर्स लग रहा है उनके बीच की दूरी जितनी क्या होगी कम होगी, फोर्स उतना ही दोस्तों क्या लगेगा ज्यादा। अब छोटा सा एग्जांपल बताओ, एक मैं यहां खड़ा हूं और एक थोड़ा सा मेरे से दूर खड़ा है, मैंने यहां से बॉल फेंकी, ठीक है, एकदम पूरी ताकत से फेंकी और उसने मेरे को ताकत से फेंकी, एक ये कंडीशन है। दूसरा मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे से लगभग 50 मीटर दूर कोई मेरा फ्रेंड खड़ा है, मैंने उसको यहाँ से बॉल फेंकी, उसने मेरे को फेंकी। आप एक बात बताओ मेरे को, पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में ज़्यादा ताकत से बॉल किसके कौन सी कंडीशन में पहुंचेगी, पहली कंडीशन में, क्योंकि दूरी क्या है दोस्तों, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या है, कम है। तो जहाँ दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या होती है, कम, उनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। जहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे दोस्तों, दूर, तो बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, कम। अब हमको पता है कि नेचर में अपन जो जानते हैं किसी भी एटम के बीचों बीच में क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। तो इनके बीच में न्यूक्लियस में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो ये फोर्स दोस्तों जिन दो पार्टिकल के बीच में लग रहा है वो बहुत ही क्या नजदीक नजदीक है। हाँ, तो हमारी प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर लगने वाला फोर्स। मतलब कौन सा फोर्स दोस्तों, न्यूक्लियर फोर्स बोले तो नाभिकीय बल। रीजन समझ में आया, कारण समझ में आया क्यों नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, क्योंकि ये जो जिन दो चीजों के बीच में लगता है उनके बीच की दूरी सबसे क्या है, न्यूनतम होती है। जबकि आप ग्रेविटेशन फोर्स में देखोगे कहां सूर्य, कहां चंद्रमा, कहां पृथ्वी, कहां आपका सूर्य, कितनी दूरी है ना, तो बीच में लगने वाला बल क्या होगा दोस्तों, कमजोर हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा दोस्तों, नाभिक के अंदर लगने वाला बल आपका कौन सा बल होता है, नाभिकीय बल, या फिर इंग्लिश में बोले तो आपका कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है जो अलीपुर षड्यंत्र कांड है उसमें से किसने अरविंदो घोष को बचाया था। बचाने का मतलब उनकी तरफ से केस लड़ा था दोस्तों, तो वो बहुत ही फेमस एक वकील थे दोस्तों, CR दास, है ना, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने दोस्तों अरविंदो घोष का अलीपुर केस के अंदर वकालत की थी और उसके अंदर बाद में ये छूट भी गए थे आपके कौन, अरविंदो घोष। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अगला है मीसा। मीसा की फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों इंदिरा गांधी के टाइम लगभग 1971 के आसपास, लगभग 1971 के आसपास इंदिरा गांधी जब हमारी दोस्तों क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। क्या, इंदिरा गांधी जब दोस्तों इंडिया की क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने एक कानून बनाया था कि देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को जो लोग खतरा पहुंचाना चाहते हैं उनका किस तरीके से इलाज किया जाए, देश की आंतरिक सुरक्षा को किस तरह मजबूत किया जाए या आंतरिक शांति देश के अंदर बनी रहे, इसके लिए दोस्तों उन्होंने एक कानून बनाया था जिसका नाम था दोस्तों क्या, जिसका नाम था मीसा। क्या नाम था, मीसा। मीसा अब बताओ किसके लिए था, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानून बनाया गया था। तो आंतरिक सुरक्षा मतलब दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी, उसको बनाना मतलब मेंटेन करना, उसके लिए कानून मतलब एक्ट। तो बताओ मीसा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये दोस्तों इसका उत्तर है मीसा। हालांकि 1979 तक आते आते जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और मोरारजी देसाई जब पीएम थे तो उन्होंने देखा कि कानून थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई भी आम नागरिक इसमें थोड़ा आसानी से फंस सकता था, इसलिए इस कानून को बाद में खत्म कर दिया गया था। तो ये कानून था आपका दोस्तों कौन सा, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि लाइनिन किस पौधे से बनाया जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक सा फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है दोस्तों। लाइनिन बनाया जाता है किससे, फ्लेक्स से। किससे, लाइनिन बनाया जाता है किससे दोस्तों, फ्लेक्स से। ठीक, अगला, द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ से दोस्तों, है ना, क्रांति को लीड करने वाले कौन थी तो दोस्तों वो थी बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, तो ये भी छोटा सा, ये भी अपन जानते हैं, तात्या टोपे तो हर जगह से लीड कर ही रहे थे, खास करके ग्वालियर वगैरह से उधर। तो बेगम हजरत महल ने दोस्तों क्रांति को लीड किया था, कहां से, लखनऊ से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पदार्थ है दोस्तों जो सामान्य परिस्थितियों में, नॉर्मल कंडीशन में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र से कभी भी नहीं उत्सर्जित होगा, कभी भी रिलीज नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड ऑब्वियस सी बात है, जब किसी की किडनी क्या होती है, खराब हो जाती है, तब उसकी किडनी अच्छे से उस प्रोटीन वगैरह को छान नहीं पाएगी, किससे दोस्तों, वाटर से। और वही वाटर जब बॉडी से यूरिन के माध्यम से निकलेगा तो साथ साथ में प्रोटीन भी निकलेगा, मतलब अमीनो एसिड भी निकलेंगे। तो ये तो खराब कंडीशन है, जबकि स्वस्थ इंसान के शरीर से कभी इस तरह से अमीनो एसिड प्रोटीन उसके यूरिन से नहीं निकलेगा। तो उत्तर होगा दोस्तों अमीनो अम्ल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का उस वक्त का पर्टिकुलर, उस टाइम का पर्टिकुलर रीजन क्या था। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा मैं आपको बताता हूं। देखो मैं आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। बात है दोस्तों 20 जून 1756। हुआ क्या, बंगाल के उस वक्त के जो नवाब थे, बंगाल के दोस्तों जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है। अब क्या हुआ था दोस्तों, इस टाइम तक क्या हुआ था, ये जो कलकत्ता है, क्या दोस्तों, कलकत्ता है, कलकत्ता का जो किला है, ये इलाका दोस्तों अंग्रेजों के अधीन था, या इसको एक तरीके से चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने क्या कर रखा था दोस्तों, घेर रखा था। कौन सी सेना ने? अंग्रेज सेना ने, अंग्रेज सेना ने या ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने इसको चारों तरफ से क्या कर रखा था, घेर रखा था। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि इस अपनी इन अंग्रेजों को बोला अपनी सेना को इस कलकत्ता के चारों तरफ से हटाओ, तो इन्होंने हटा ही नहीं। जब हटा ही नहीं तो सिराजुद्दौला ने दोस्तों कहते हैं इन अंग्रेज की सेना पर क्या किया, अटैक किया। अटैक करके इसमें से बहुत से अंग्रेज अधिकारियों को या इन सेना के इन जवानों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जवानों को उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, बंदी कर दिया। और बंदी बना के दोस्तों इनको एक ऐसी जेल के अंदर जाके बंद किया जहां पर कहते हैं कि वो एक तरह का बेसमेंट टाइप था, एक तरह की काल कोठरी थी, जिसके गेट करने के बाद न तो ढंग से हवा आ रही थी न जा रही थी। तो कहते हैं घुटन से बहुत से अंग्रेज अधिकारी इसके अंदर, या बहुत से अंग्रेज सेना के जो आपके सोल्जर्स थे, वो इस काल कोठरी के अंदर दम घुटने से क्या हो गए दोस्तों, मर गए। ठीक है। कब की बात है दोस्तों, ये बात है कब की, 20 जून लगभग 1756 की। इसी को इतिहास में काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कोठरी की घटना भी कहते हैं, और अगर बोले तो ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों में और ज़्यादा रोष पैदा हुआ नवाब सिराजुद्दौला के प्रति, और उसके बाद अगले साल दोस्तों कब, 23 जून 1757 को, लगभग एक साल बाद दोस्तों प्लासी में, कहां पर, प्लासी के अंदर दोस्तों, है ना, अपन जानते हैं सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों में युद्ध हुआ और अंग्रेज जीत जाते हैं। इसी को इतिहास में अपन पढ़ते प्लासी के युद्ध के नाम से। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों सेना पर अटैक क्यों किया, उस वक्त का तात्कालिक रीजन क्या था। तो अटैक करने का रीजन था क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में कलकत्ता को चारों तरफ से क्या कर रखा था, कलकत्ता के किले को चारों तरफ से घेर रखा था। सिराजुद्दौला ने बोला अपनी सेना हटाओ, इन्होंने हटाई नहीं, तो फिर सिराजुद्दौला ने इन पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। अब बताओ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि बताओ 1756 में कलकत्ता का जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसके द्वारा आक्रमण किए जाने का पर्टिकुलर रीजन क्या था उस टाइम का, तात्कालिक उस समय का रीजन क्या था। तो उत्तर होगा कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब यह है क्या कि अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि हमने जो कलकत्ता की घेराबंदी कर रखी है उसको हम यहां से हटाने वाले नहीं हटाने वाले। तो फिर ऑब्वियस बात है सिराजुद्दौला ने बोला मैं ठीक है, मैं आप पर अटैक कर देता हूं। तो उत्तर नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है। ध्वस्त क्या मतलब, एक तरीके से किलेबंदी को हटाना होता है, ध्वस्त तो क्या करना, तो ये है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरा आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, जो मिड डे मील वाली योजना है, ये तीन चार आपके सामने कुछ ईयर्स दे रखे हैं और ये बताना कि कौन से साल के अंदर दोस्तों कौन सी घटना इसके अंदर घटी है, या कौन से साल की कौन सा इवेंट है, ये अपने को अच्छे से इसके अंदर बताना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में आपको सबसे पहले मिड डे मील बता देता हूं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। जो मिड डे मील है दोस्तों, जो दिया जाता है ना बच्चों को भोजन, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिन में खाना लंच करना, तो मिड डे मील योजना दोस्तों शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील शुरू की गई थी। तो बी का सेकंड किस में अगर आपसे पूछा जाए तो बी का सेकंड फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी है और लास्ट वाले इसमें भी नहीं, थर्ड वाले इसमें बी का सेकंड है। अब ये तो कंफर्म है क्या होगा, या तो ये होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, ये होगा। ठीक है, ये और ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना मिड डे मील दोस्तों कब है, 1995 में। अब इसके अलावा आज के बाद आपको याद रखना दोस्तों, जो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय योजना, जिसमें बच्चियां वहाँ पर ठहराया जाता है और वहाँ पर बच्चियां रहकर और क्या करती दोस्तों, पढ़ाई करती लड़कियां। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी उसका नाम था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। और दोस्तों ये शुरू हुई थी आपके 2004 में। कब शुरू हुई थी दोस्तों, 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हुई थी, 2004 में। तो फर्स्ट का बी भी सही है और सेकंड का होना चाहिए डी, सेकंड का डी। अच्छा ये नहीं था, ये इसमें ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या होना चाहिए दोस्तों आपका, फर्स्ट का बी और सेकंड का डी। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, ये हो सकता है। फर्स्ट का ये तो होगा ही नहीं कभी, फर्स्ट का बी सेकंड नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए और फर्स्ट का ये भी नहीं होना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा आपका, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आपको हमेशा याद रखना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई थी जी। मिड डे मील प्लान दोस्तों 1995 में। तो फिर लग गया था आज के बाद आपको याद रखना, बताओ क्या याद रखना है? तो फिर आज के बाद आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद है दोस्तों, है ना, जो द नेशनल एक्रेडिटेशन एसेंशियल का जो असेसमेंट काउंसिल है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। तो बच गया अपना आखिरी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो इसका कुल मिला के ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका क्या है? परफेक्ट आंसर है। ठीक, अगला, इनमें से कौन सा एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है? साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी। अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हो तो अपने को अच्छे से पता है ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है दोस्तों? ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब किससे है दोस्तों? इनका संबंध किससे? क्रिकेट से है। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा है दोस्तों शहर जो उत्तरकाशी या फिर कानपुर या फतेहपुर या भागलपुर, इनमें से कौन सा शहर है दोस्तों जो गंगा के किनारे नहीं बसा हुआ है? फोकस करना किस पे? गंगा के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा शहर है जो गंगा के किनारे नहीं बसा हुआ है? उत्तर आएगा उत्तरकाशी। क्यों? क्योंकि काशी नहीं, अगर सिर्फ काशी होता तो काशी तो गंगा के किनारे है। याद रखना, क्या काशी अगर आपसे बोले या फिर बनारस बोले एक ही चीज है, काशी बोले या बनारस बोले एक ही चीज है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, डाउट ही नहीं है। किसके किनारे बसे हुए हैं? गंगा के किनारे। लेकिन उत्तर काशी याद रखना, उत्तर में काशी मतलब उत्तराखंड के अंदर दोस्तों एक जगह, इसका नाम उत्तर काशी, वो गंगा नदी के किनारे नहीं है, वो एक्चुअल में भागीरथी नदी के किनारे है। उत्तर काशी किसके किनारे है दोस्तों? ये एक्चुअल में भागीरथी नदी के किनारे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर काशी। बाकी कानपुर, भागलपुर, ये सब तो अपन जानते हैं। कानपुर यूपी में है, भागलपुर बिहार के अंदर, ये सब किसके किनारे है? ये बिहार के, वो आपके गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन सी दोस्तों आनुवंशिक फसल है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है दोस्तों, जो सरसों की मॉडिफाइड क्रॉप है, सरसों की, मस्टर्ड की है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपकी कौन सी? DMH11। कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपकी? वो हो जाएगी आपकी कौन सी? DMH11। ठीक है, DMH11 एक्चुअली में इसकी फॉर्म होती है, D का मतलब है धारा, M का मतलब है मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या होता है? सरसों। ठीक है, H का मतलब है हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ठीक है, 11 ये एक क्रॉप है, एक हमारी खुद की इंडियन साइंटिस्ट द्वारा दोस्तों एक क्या क्या मॉडिफाइड की हुई एक दोस्तों सरसों की किस्म है, जिसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड क्रॉप। और ये सरसों की एक तरीके से आनुवंशिक रूप से मॉडिफाइड क्रॉप है। तो उत्तर हो जाएगा DMH11। क्या हो जाएगा दोस्तों? DMH11। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें से वो कौन सा हिल स्टेशन है जिसमें सर्दियों में अगर आप जाओ तो आपको इग्लू में रहने का एक्सपीरियंस मिलेगा? आपको बोले सर इग्लू क्या होता है? तो देखो दोस्तों, अपन 4th 5th क्लास में पढ़ते थे जब अपन, तो अपने हिंदी या इंग्लिश में एक टॉपिक आया करता था जिसमें अपन देखते थे जो बर्फीले इलाकों में लोग रहते हैं उनका दोस्तों ऐसे बर्फ में ऐसे घड़े जैसा, घड़े के शेप जैसा क्या होता है दोस्तों? मकान होता है, जिसमें आदमी ऐसे, है ना, ऐसे लुढ़क कर ऐसे अंदर की तरफ जाता है और इसमें ठंड कम लगती है। तो ऐसे मकानों को अपन ने देखा था, ऐसे बर्फ के प्रदेशों में जो बने मकानों को कहते थे, क्या कहते थे? इग्लू। तो अगर आपको इग्लू हाउस चाहिए तो आपको इनमें से कौन से स्थानों पर जाना पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर भयंकर बर्फबारी हो। इन चारों स्थान में सबसे ज्यादा बर्फबारी दोस्तों होती है कहां पर? मनाली, जो आपका हिमाचल प्रदेश है, वहां पर। तो इग्लू में आपको अगर इग्लू का एक्सपीरियंस लेना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा दोस्तों? आपको जाना पड़ेगा मनाली। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसका संबंध इनमें से किस संस्था से? तो दोस्तों एमनेस्टी जो इंटरनेशनल जो संस्था है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? ह्यूमन राइट्स से है दोस्तों। किससे है? आपके मानवाधिकारों से। किससे है? ह्यूमन राइट्स बोले तो दोस्तों किससे है? इसका संबंध दोस्तों मानवाधिकारों से है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका संबंध दोस्तों, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन। लंदन कहां है? ब्रिटेन के अंदर, वहां इसका हेडक्वार्टर है। और ये एक ऐसी संस्था दोस्तों जो पूरे विश्व में मानव के अधिकारों के लिए दोस्तों क्या लड़ती है या बात रखती है, उनके अधिकारों की बात करती है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध दोस्तों ह्यूमन राइट्स से है। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब आता है? 10 दिसंबर को आता है। ठीक, नेक्स्ट अगला देखो। अगला है क्वेश्चन, अली ए लिगांग एक वसंत उत्सव किस राज्य से संबंधित है? अली ए लिगांग एक वसंत उत्सव है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है? इसका जो संबंध है दोस्तों वो है आपके किससे? वो है असम से। किससे दोस्तों? ये एक बसंत के मौसम के अंदर जब फसल बोई जाती है ना, ठीक है, उन दिनों दोस्तों एक न्यू फेस्टिवल के रूप में आपका त्यौहार मनाया जाता है असम के लोगों द्वारा, जिसका नाम ही है अली ए लिगांग। अ से अली, अ से असम, थोड़ा सा तरीके से इसको याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
चार स्टेटमेंट दे रखे और हमसे पूछा बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप नेशनल इनकम पढ़ते हो दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट एंड स्वीट में एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो आप हमेशा बोलना एक देश की राष्ट्रीय आय होती है NNPFC। फुल फॉर्म क्या होती है NNPFC की? ये पहले वाला N का हमेशा मतलब होता है नेट, अगले N का हमेशा मतलब होता है नेशनल, ठीक है। P का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद, किस चीज पर? तो FC का मतलब होता है दोस्तों फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर। एक देश की शुद्ध रूप से अगर आपसे आज का कोई पूछे राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो आप चुपचाप शॉर्ट में बोल देना NNPFC। वैसे जनरली हम बोलते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक देश के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा प्राप्त की गई जो भी आपकी फैक्टर इनकम है उन सबके एडिशन को अपन राष्ट्रीय आय बोलते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बोलना है तो आप इतना बोल दो, जो मैंने अभी रामायण बोले ना उसका यही मतलब होता है क्या? NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही एक देश की राष्ट्रीय आय होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेट या नेशनल इनकम इज क्या होती है दोस्तों? NNP किस पर? FC पर, बोले तो फैक्टर कॉस्ट पर। MP मार्केट प्राइस पर नहीं, फैक्टर कॉस्ट पर। तो NNPFC दोस्तों ये शुद्ध रूप से एक देश की, याद रखना, ये शुद्ध रूप से अगर अपन देखें तो किसी देश की क्या होती है दोस्तों? ये किसी भी देश की क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। किसी भी देश की शुद्ध रूप से अगर आपको नेशनल इनकम बोलनी है तो आप बोल दो शॉर्ट में क्या? उस देश की NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बताना कि इनमें से जो टैक्स है आपके सामने चार, इनको कब कब लगाया गया था, तो उनको अरेंज करो। इनको क्या करो दोस्तों? इनको करना है, क्या करना है इनको दोस्तों? अपने को क्या करना है? इनको अरेंज करना। तो आओ देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन बात करें सर्विस टैक्स की, तो सर्विस टैक्स सबसे पहले दोस्तों लगाया गया था। सर्विस टैक्स आया ही कब है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद। तो इसको सबसे पहले लगाया गया था 1994-95 में। जबकि मॉड वैट दोस्तों, वैट का एक प्रकार था, VAT वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। मॉड का मतलब था मॉडिफाइड, बताओ MOD, मॉड का मतलब क्या था? मॉडिफाइड, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो दोस्तों इसको लगाया गया था 1986 के अंदर। और सेल्स टैक्स और लैंड रेवेन्यू, ये तो दोस्तों अंग्रेजों के टाइम से लिए जा रहे हैं। सेल्स टैक्स का इतिहास देखें तो ये एक राज्यों का कर होता था। सबसे पहले शायद तमिलनाडु ने 1939 या इसके आसपास कुछ लगाया था, ठीक है। तो ये तो आज़ादी से पहले के कर है, लैंड रेवेन्यू और आपका कौन सा? सेल्स टैक्स, ये तो काफ़ी पुराने कर है। बाकी अगर केंद्र सरकार का सेल्स टैक्स देखें है ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो वो तो 1956 में लगा था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल अगर सेल्स टैक्स देखें, वैसे तो जनरली सेल टैक्स जो आपका बिक्री करता है वो राज्यों का हुआ करता था, लेकिन अगर चला के बोले तो केंद्र सरकार का जो आपका सेल्स टैक्स था वो, उसके लिए कानून बनाया गया था 1956 में, कानून बना के इसको लगाया गया था। तो वैसे भी देखें तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मामला लग रहा है कि सबसे पुराना सर्विस टैक्स, उससे पहले मॉडवेट, उससे पहले सेल्स टैक्स और उससे पहले दोस्तों लैंड रेवेन्यू। तो 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? डी। यही दोस्तों इन टैक्स के लगने का क्या था? सही ऑर्डर है। यही इनका लगने का सही क्या है दोस्तों? ऑर्डर है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फैट्स एंड ऑयल गेट्स रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड, वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उसमें से दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। एक बार रुको, है ना, मतलब एक बार भी रुको, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। वसा और तेल उपचयित होने के कारण बासी हो जाते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड देन दे बिकम रैंसिड। इंग्लिश पढ़ो थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। बिल्कुल सही बात है, जब भी वसा के संपर्क में ऑक्सीजन आती है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो सड़ने लगता है, इसको अपन बोलते हैं रेंसिडेशन, जिसको अपन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ये स्टेटमेंट तो क्या राइट है दोस्तों? आर मतलब राइट है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, ये जो चिप्स वगैरह होते हैं तो जिस पैकेट में डाले जाते हैं उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट साथ में डाले जाते हैं, जिससे क्या ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, जिससे वो सड़े ना, खराब ना हो। तो बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट यही काम करते हैं। तो ये भी एकदम स्टेटमेंट राइट है, सही है। अगला, जो चिप्स मैन्युफैक्चरर होते हैं यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। बिल्कुल सही है। अपन आते हैं चिप्स वगैरह जो खाते हैं तो उसके अंदर हवा भरी होती है, वो हवा कौन सी होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होगी तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं आएगी उस चिप्स के संपर्क में, जिससे सूक्ष्म जीव पनपेंगे नहीं और हमारे वो चिप्स वगैरह खराब नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम क्या है दोस्तों? सही है। तो ये तीनों ये स्टेटमेंट क्या दोस्तों? सही है। तो फिर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा आपका ए। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्या कि वसा और तेल समय के साथ अपचयित होते हैं। सिर्फ समय नहीं बोलना है, क्या समय क्या होता है एक्चुअल में? जब तक उसका ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तब तक थोड़ी अपचयित हो गया, खराब हो गया, रैंसिड होगा। समय के साथ नहीं, आप बोलो अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो फिर एनसिड हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, इसलिए हम साथ में गैस कौन सी डाल देते हैं? नाइट्रोजन डाल देते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं जिससे ऑक्सीडेशन हो ही ना। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है आपका, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, है ना, अगर पूछे इंडिया की इसमें रैंक कौन सी है,
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए जो इंडिया है उसकी जो रैंक है वो कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है वो 84 थी। अभी हाल ही में इंडेक्स आया था, शायद जून या जुलाई के समथिंग कुछ इंडेक्स आया है। इसमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र देशों की रैंकिंग निकाली गई दोस्तों, है ना, जाकि हर देश की गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है बिजनेस और ट्रेड और व्यापार वगैरह के प्रति, उस हिसाब से आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक निकाला गया, इंडेक्स निकाला गया। उसमें भारत को दोस्तों रैंकिंग मिली 84। फर्स्ट नंबर पर अगर बोले दोस्तों तो इस मामले में फर्स्ट नंबर पर है हांगकॉन्ग। कौन है दोस्तों? हांगकॉन्ग है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है दोस्तों सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक है दोस्तों 84th। कौन सी रैंक है? 84th। नेक्स्ट अगला, हाल ही में राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम पहल का शुभारंभ किसने किया? देखो ये क्वेश्चन ना है क्या, पहले तो मैं आपको योजना बता देता हूं। ये पहले तो मैं बता देता हूं इसको उत्तर अपन कैसे करें। अगर अपने को कुछ भी नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे करें, फिर मैं बताऊंगा इसको क्या है इस योजना में। देखो एक बात बताओ, योजना का नाम किससे शुरू हो रहा है? प्लान का नाम, योजना का नाम किससे शुरू हो रहा है? राजीव गांधी से। तो इतनी बुद्धि लगाओगे राजीव गांधी के नाम से, और क्या बोला है कि हाल ही में योजना लॉन्च हुई है, तो इसका मतलब इस राज्य के अंदर भी गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए? कांग्रेस की। वरना बीजेपी वाले क्यों कोई योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखेंगे? इतनी बुद्धि तो आप लगा सकते हो ना। अब आप देखो कि अभी इन दिनों कांग्रेस की गवर्नमेंट किस किस राज्य के अंदर है? क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस है? बिल्कुल नहीं, ममता बनर्जी है। तृणमूल कांग्रेस है, तो वो तो है लेना देना, तो ये उत्तर होगा नहीं। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस है? हाँ यहाँ है, बिल्कुल है। केरल के अंदर कांग्रेस है? नहीं है, यहाँ तो वो लेफ्ट वालों का कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तेलंगाना, हाँ यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो या तो तेलंगाना उत्तर होगा या कर्नाटक। इतना तो कम से कम आप क्लोज आ सकते थे। और हाल ही में दोस्तों ये योजना एक्चुअल में तेलंगाना शुरू की है। किसने शुरू की दोस्तों? ये योजना शुरू की आपके तेलंगाना ने। तेलंगाना ने ये दोस्तों योजना शुरू की है। इसमें क्या होता है, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और अगर वो प्री एग्जाम को क्या कर देते हैं दोस्तों, प्री को अगर क्या कर जाते हैं पास, और फिर अगर आगे वो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे गरीब बच्चे जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और पैसे नहीं है लेकिन उन्होंने बशर्ते प्री पास कर लिया, तो गवर्नमेंट दोस्तों आगे उनको मेंस की तैयारी के लिए कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए की दोस्तों क्या देती है? आर्थिक सहायता देती है। ठीक है, तो ये योजना दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू की है, जिसका नाम है राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम पहल। ठीक है, सिविल मतलब सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको, ठीक है, अभय हस्तम पहल। तो ये अच्छी योजना है, तो अपने को पता होनी चाहिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला देखो, हाल ही में किस देश ने दोस्तों तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया है? मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो दुनिया के किसी भी देश में आप जाओ, कोई भी अगर चाहे तो तलाक ले सकता है। ये तो कानूनी एक प्रक्रिया के तहत लिया जाने वाला काम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई इलीगल काम तो है नहीं तलाक लेना, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दुनिया में 2 अभी ऐसे भी देश थे दोस्तों जहां आप तलाक ले ही नहीं सकते, वहां पर तलाक लेना ही दोस्तों गैर कानूनी है। शादी कर ली तो कर ली, अब आप तलाक तो ले ही नहीं सकते। उसमें से एक देश तो था दोस्तों, कौन सा आपका? फिलीपींस। कौन सा दोस्तों? फिलीपींस, अगर मैं आपसे बोलूं तो। ठीक है, तो एक देश तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका? फिलीपींस। और एक है दोस्तों वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। लेकिन अब फिलहाल दोस्तों फिलीपींस ने अभी क्या कर दिया है, फिलीपींस ने बोला कि उसके यहाँ भी तलाक ले सकते हैं, और उसके लिए दोस्तों उन्होंने एक बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया। तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? फिलीपींस। क्या उत्तर आ जाएगा? फिलीपींस उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, हाल ही में दोस्तों गेल भारत की एक कंपनी है, आपको पता हो तो गेल की फुल फॉर्म क्या होती है? जी का मतलब गैस, ए का मतलब अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का कहां प्रारंभ किया है? तो दोस्तों गेल कंपनी ने हाल ही के अंदर दोस्तों जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है, इसको दोस्तों शुरू किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का दोस्तों एक जिला है गुना जिला पड़ता है दोस्तों। उसमें साथ एक जगह है विजयपुर करके। कौन सी जगह है? विजयपुर करके एक दोस्तों जगह है। यहाँ पर अभी हाल ही में दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यहाँ का क्या किया दोस्तों? अपना गेल का खुद का दोस्तों क्या है? पहला आपका हाइड्रोजन प्लांट दोस्तों क्या स्टेबलाइज किया है। नेक्स्ट, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत, ठीक है, फोर्ब्स आप जानते हो फोर्ब्स हर साल बहुत सी चीजों को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, तो उसके अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो फोर्ब्स के अनुसार दोस्तों दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी वो है दोस्तों कुवैत देश की करेंसी। क्या? दिनार तो याद रखना कईयों की है, बहरीन की भी दिनार ही है। तो फिर अपन को कैसे पता चलेगा दिनार किसकी बात हो रही है? तो अगर कुवैत का है तो कुवैत की दिनार का करेंसी का नाम है कुवैती दिनार। दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी गई है कुवैती दोस्तों दिनार, कुवैती दिनार। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैंने बोला मेरे पास एक कुवैती दिनार है, एक क्या है दोस्तों? कुवैती दिनार है, तो आपको पता है एक कुवैती दिनार इंडिया के कितने रुपए के बराबर होती है? तो इंडिया के 274.9, मतलब लगभग 275 रुपए के बराबर है दोस्तों क्या? एक कुवैती दिनार। बात आई समझे? लगभग 275 के बराबर है अगर मैं आपसे इसके अंदर बात करूं तो।
अब जो जो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं उसके हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, उसके हिसाब से लगभग मैं आपसे बात करूं तो आपका जॉर्डियन, जो अगर दुनिया के 10 सबसे मजबूत करेंसी में बताऊं तो 10 चौथे नंबर पे आता है आपका कौन सा, जो आपका जॉर्डन देश है उसकी करेंसी, उसका नाम है जॉर्डियन दिनार। 9वें नंबर पे आता है दोस्तों आपका कौन सा, है ना, ये आता है आपके 4th नंबर पे। यूरो दुनिया की 9th सबसे मजबूत करेंसी है। ये अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से बोलूं तो इंडियन में आपको पता है 1 यूरो किसके बराबर है, एक यूरो लगभग 93 रुपीज़ के बराबर है, लगभग, अभी चेंज होती रहती है मोटा मोटी अगर बोलूँ तो 93 रुपीज़ के बराबर। जबकि जो डॉलर है, यूएस डॉलर है दोस्तों, वो दुनिया की 10वीं सबसे मजबूत करेंसी है। एक जो आपका यूएस डॉलर है, एक यूएस जो डॉलर है वो लगभग 83 रुपीज़ के बराबर है, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, बाकी लगभग अगर बोलूँ तो 83 रुपीज़ के दोस्तों क्या है आपके बराबर है। जबकि जॉर्डियन दिनार बोलूँ दोस्तों तो ये लगभग 118 रुपये के बराबर है। लेकिन आप देखो सबसे मजबूत कौन है दोस्तों, कुवैती दिनार, वो लगभग एक कुवैती दिनार 274 रुपये के बराबर है। तो बताओ फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, कुवैती दिनार। सेकंड नंबर पे भी दिनार है, लेकिन सेकंड नंबर पे दिनार कौन सी है, उसका नाम है बहरीन दिनार, बहरीन देश की जो दिनार है। लेकिन पहले नंबर पे कुवैती दिनार, कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी गई है। नेक्स्ट अगला देखो, शुद्ध निवेश क्या है। तो शुद्ध निवेश क्या है, तो शुद्ध मैं कई बार मॉक टेस्ट में आपको बता चुका हूं। देखो ग्रॉस में से अगर आप डेप्रीशिएशन को क्या करोगे दोस्तों, माइनस करोगे। किसको माइनस करोगे, डेप्रीशिएशन को। डेप्रीशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब एक वर्ष में, एक लेखा वर्ष में एक देश के अंदर जितनी भी मशीनरी है, ऑब्वियस सी बात है किसी भी देश में बहुत सी मशीनरीज होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में, उस पर उसके रखरखाव के लिए जितना भी पैसा आपका खर्च होता है, उसके रखरखाव के लिए जितना भी आपका पैसा क्या होता है, खर्च होता है, वो आपका कहलाता है मूल्यह्रास। तो ग्रॉस मतलब सब सकल में से अगर आप मूल्यह्रास को क्या कर दो दोस्तों, माइनस कर दो, तो पीछे जो आपके पास चीज़ बचती दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध। अब आगे आप चाहे निवेश की बात करो, किसी की भी बात करो, तो दोस्तों पहले बात तो ग्रॉस ऑप्शन में किसमें, बी, सी और डी में। लेकिन माइनस किसको करना है, डेप्रीशिएशन को। तो यहाँ तो ग्रॉस में डेप्रीशिएशन को प्लस कर रखा है, नहीं, ग्रॉस में दोस्तों डेप्रीशिएशन को क्या करना है, माइनस करना है। सकल में मूल्यह्रास को, सकल निवेश में मूल्यह्रास को माइनस करना है, तब जाके आपका क्या बनेगा दोस्तों, शुद्ध निवेश। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्या, बस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और सारे आपने सॉल्यूशन अच्छे से समझे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं इन फ्यूचर में इस टाइप का कभी क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के अंदर। थैंक यू।